बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और बिहार से शॉकिंग तस्वीरें आई हैं। वाकई दहशत फैला देने वाली तस्वीरें। कैसे 5 अपराधी बिना चेहरा ढके दिखाई देते हैं अस्पताल के अंदर दाखिल होते हुए, और एक दूसरा अपराधी जो अस्पताल में इलाज करा रहा था, आईसीयू में था, वो जाते हैं और वहां उसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, पांचों के पांचों लोग, और उसकी हत्या करते हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उसका अंदर रुक करके वीडियो भी बनाया कि ये मर गया है, इसका सबूत लेकर के साथ में जाएंगे, और उसके बाद आराम से बाहर निकल कर चले जाते हैं। किसी का चेहरा नहीं ढका हुआ था। अब मैं आपको इसके आगे की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर तो आपने बहुत देखी। 5 शूटर हैं, देखिए इसके अंदर, एक के बाद एक लाइन से आ रहे हैं, अंदर जाएंगे, 4 निकल जाएंगे बाहर भागते हुए, एक जो सबसे आगे आपको जो व्यक्ति अंदर जाता हुआ दिख रहा है, ये सबसे आखिर में निकलेगा बाहर, और बहुत इत्मीनान से, कोई डर नहीं, जैसे हत्या करके गोलियां चला के कोई आदमी ऐसे चहलकदमी करता हुआ आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा होगा, जैसा आप इस तस्वीर में देखेंगे। और यही अपने आप में सबूत है कि इनको पुलिस का तो कोई डर था ही नहीं। सबके पास पिस्तौल है। ये कोई देसी कट्टे तमंचे वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, जैसे ये व्यक्ति पिस्तौल का ऊपर से खींच रहा है, जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, भले ही देखा हो, उस तरीके से जाते हैं। सबके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार है। और देखिए, एक पहला अपराधी बाहर निकल करके भागा, पिस्तौल हाथ में ही है। दूसरा आदमी अंदर की ओर झांकता हुआ फिर भागता है। फिर तीसरा, सबके देखिए हथियार सबके हाथ में था, फिर वो उसको अपने जीन्स पैंट के अंदर दबाते हैं। चौथे वाला तो हाथ में ही पिस्तौल लेके भाग गया। और अब देखिए, कई सेकंड के बाद वो 5वां जो आदमी है ये बाहर निकलेगा, जो सबसे अंदर गया, सबसे पहले अंदर सबसे गया पहले आगे और था। कितने आराम से ये चाह रहा है, मतलब लीड ये कर रहे हैं, तो ये इनको लीड कर रहा है और आराम से बिल्कुल निकल तो के। अब देखिए इसके आगे की तस्वीर सर, अब इसके आगे की तस्वीर देखिए। अस्पताल के बाहर का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये लोग अस्पताल के बाहर जब निकले हैं, उस वक्त क्या हुआ, ये एक एंट्री और एग्जिट का तो आप देख रहे हैं, कमरे के अंदर घुसना और कमरे से बाहर निकलना। आप 5 अपराधी, 5 शूटर, अब ये बक्सर के बताए जा रहे हैं। पुलिस की जो अभी तक की जांच हुई है, एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, उसके मुताबिक ये जो व्यक्ति चंदन मिश्रा नाम का जो अपराधी है, ये भी इसके ऊपर 25 मुकदमे थे, हत्या का मुकदमा भी था इसके ऊपर, जिसको मारा गया है। और इसका एक जेल के अंदर बंद अपराधी से, जब ये भी जेल में था, तो झगड़ा हुआ था, ऐसी जानकारी पुलिस दे रही है। और संभावना है कि उसी में गैंग वॉर में बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई हो, और इसीलिए ये बक्सर की तरफ ही अपराधी जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। बक्सर की तरफ जो रास्ता जाता है, तो उस दिशा में पुलिस जो है फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये गैंग वॉर है, जेल में आपस में हुई मारपीट या झगड़े की वजह से बदला लेने की नीयत से ये हमला करवाया गया। मतलब जेल से ऑर्डर निकल रहे हैं हत्या के। ऐसे ही गोपाल खेमका का भी आपको याद होगा, हत्या हुई तो पुलिस सबसे पहले बेऊर जेल के अंदर गई छापा डालने के लिए, और वहीं बंद अपराधी, अजय वर्मा शायद उसका नाम था, वहां बंद गैंगस्टर से सुराग मिलता है और गैंगस्टर बताता है कि मैंने हत्या कराई है। फिर उसके बाद वो पिस्तौल किसने दी, गोली किसने चलाई, उन सब तक पुलिस पहुंचती है। यहां भी जेल से ही अपराध चल रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। वो तस्वीर आ रही है बस मेरे पास, आप देखना चाहेंगे अस्पताल के बाहर से ये लोग कैसे भागते हैं, तो बस कभी भी वो तस्वीर मैं आपको वो दिखा दूंगा, लेकिन आप एक बार फिर जरा इसको देखिए। और पुलिस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो ऐसा लग रहा है कि कहना नहीं चाहिए, पुलिस भी हेडलेस चिकन की तरह, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या बताएं क्या ना बताएं। ठीक आपने कहा कि वो जब प्रेस रिलीज नीतीश चंद्रा पढ़ रहे थे, तो पढ़ के जैसे ऐतिहासिक अपराध का इतिहास चंदन मिश्रा का बताया, तो जैसे बताना चाहते थे कि भाई बहुत बड़ा अपराधी था, मार दिया गया। जस्टिफिकेशन है ना वो। और ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, वो तो अपराधी है, उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसका तो हिस्ट्री सीट खुला होगा लोकल थाने में, एक बार फोन करो फैक्स आ जाएगा या ईमेल पर स्कैन कॉपी आ जाएगी। पुलिस ने कोई बहुत बड़ा काम जुटाना जैसा नहीं किया। ये तो हिस्ट्री सीट खुली होगी ना, उसकी हिस्ट्री सीट बक्सर से मंगा ली पटना, और आज के जमाने में बक्सर से पटना आने में मतलब लंदन से आने में भी एक क्लिक ही दूर रहता है ना, कि आपने बक्सर पटना की दूरी कितनी है वैसे? वो 1 घंटे लगते हैं ट्रेन से, लगभग 50-60 किलोमीटर होगी, इतना ही है, आसपास ही होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, पुलिस क्या कर रही है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कर रहे हैं। पटना में तो एसपी ग्रामीण है, एसपी सिटी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, कमिश्नर है, मतलब पूरी फौज है पटना में। बावजूद इसके पटना को बहुत मॉडर्नाइज करने का दावा किया जा रहा है, डबल डेकर फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, अपराधी खुले। पुलिस पेट्रोल कैसा है पटना में? पुलिस पेट्रोल तो होगा ही। मुझे लगता है कि मैं अभी जब 2 महीने पहले पटना गया था, तो पटना में एक गंगा के किनारे एक मरीन ड्राइव बना है,
और 12:30 बजे लोग बेखौफ परिवार के लोग वहां बैठ के सब कुछ कर रहे थे, तो बड़ा खुश हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से दो सरेआम, ये देखिए वो तस्वीर आ गई है। अब जो आप दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अस्पताल के बाहर लगे वीडियो की कैमरे की तस्वीर है। इसमें आपको ये लोग निकलते हुए दिखाई देंगे। अभी अब आपके सामने पहली बार हम ये तस्वीर देख रहे हैं। ये अस्पताल के बाहर जो कैमरा लगा है, ये देखिए मेन रोड है। हाँ, मेन रोड। ये जो आप देख रहे हैं, ये पारस हॉस्पिटल के सामने, इसको जवाहरलाल नेहरू रोड कहते हैं, लेकिन पटना में इसको बेली रोड कहा जाता है। बेली रोड है। बेली रोड है जो गांधी मैदान, मतलब इधर डाक बंगला से शुरू होके और वो दानापुर तक जाता है। तो ये बेली रोड, और बेली रोड इस वक्त पटना का व्यस्ततम इलाका है, जिसको व्यस्ततम कह सकते हैं, नया पटना जिसको कह सकते हैं। सारे शोरूम, सारी गाड़ियां देखिए कितनी व्यस्त है। वो ऊपर फ्लाईओवर है एक, जो बेली रोड के बीचों बीच वो फ्लाईओवर का पिलर दिख रहा है, जहां पर गाड़ी खड़ी है, एक पार्क की हुई है। और दिन मतलब इसी फ्लाईओवर के बगल नीचे बना हुआ है ये फ्लाईओवर, ये मेन रोड है बेली रोड। बेली रोड पर फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर में सिंगल पिलर्स हैं, और वो दोनों खुला हुआ है। आप देखिए उधर भी ट्रैफिक चलता है, इधर भी। इसी के नीचे एक तरफ बना हुआ है। और नहीं, उस फ्लाईओवर के बाद सड़क है, सड़क के बाद पारस हॉस्पिटल है। अच्छा, तो इस तरह से देखिए आप, ये पारस हॉस्पिटल वही है, पटना के लोग जानते होंगे इसको, पहले डॉक्टर हाई का अस्पताल कहा मेरे ख्याल से अगर वो कुछ लड़के दिख रहे हैं, वो भागते हुए आ रहे हैं, भागते हुए कुछ दिख रहे हैं लोग, शायद वही होंगे, वही लोग। एक बार और थोड़ा नजदीक से इसको देखना पड़ेगा। स्क्रीन में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको वो कुछ हलचल नजर आएगी इसमें। ये देखिए आपको ये कर्सर दिखाई दे रहा है, ये सफेद रंग का कर्सर आपको, ये देखिए वो भाग रहे हैं, वो तीन, वही टोपी लगाई हुई है, वो आपको भागते हुए। अच्छा, इसमें भी एक आदमी जो है पीछे वाला, वो अब भी उतने ही आराम से में है, वो रिलैक्स्ड है, उसको डर ही नहीं है किसी चीज का। भाई उसको न अस्पताल के बाउंसर्स का डर, न अस्पताल के लोगों का डर। कोई शोर भी तो नहीं मचा रहा है कि मार दिया मार दिया मार दिया, पता नहीं मचा भी रहा होगा तो 209 नंबर रूम से कोई निकला भी नहीं कि भाई बाहर निकल रहा नहीं, बगल वाले, अगर आप देखें समीर जी, तो बगल वाले रूम से एक लगता है कि किसी ने झांका और झांक के फिर बंद कर लिया। मैं आपको फिर बताऊं, क्योंकि हम लोग तो वो डेविल्स एडवोकेट का भी काम करते हैं ना भाई, ये पहले सोचना पड़ता है कि सामने वाला क्या जवाब दे सकता है। बिल्कुल। इस सवाल के में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सरकार से जुड़े हुए या पुलिस से जुड़े हुए, जो कहेंगे कि देखिए ये आम अपराध नहीं है, मतलब छिनौती, झपटा झुपटी या आम लोगों का मर्डर, एक इसमें अपराधी मारा गया, वो गोपाल खेमका की बिजनेस राइवलरी थी, वो बिजनेस राइवलरी में मारा गया है, ये गैंग वार में मारा गया है, लेकिन इसमें आम लोगों को थोड़ी कोई नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा ये बताइए सौरभ जी, गैंग वार का क्या मतलब है कि आप आराम से टहलते हुए 5 आदमी गन लेके आइए और पारस अस्पताल जैसे व्यस्ततम इलाके में घुस के गोली मार दीजिए। आईसीयू में, आईसीयू बताया नीतीश जी ने, 209 नंबर कमरे में घुसिए, आप मार दीजिए, आराम से चहलकदमी करते हुए चले जाइए, बाहर निकलिए, ना अस्पताल में कोई रोकने वाला है, ना पुलिस का कोई खौफ है। ये कैसे, मतलब ये गैंगवार तो बनाना रिपब्लिक टाइप हो गया ना, कि जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। सौरभ जी, इसमें एक चीज और आ जाती है, जब गैंग इस तरीके से बिहेव करते हैं तो उनका पुलिस पे कोई खौफ नहीं है, उनका पुलिस का कोई नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, ये खौफ ये कॉमन लोगों पे डालते हैं, आम आदमी पे, जब वो फिरौती किडनैपिंग्स आप देखिएगा तभी उसी खौफ पे, ये क्यों नहीं अपना फेस ढक रहे? इनको भी तो पता है सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, ये बहुत बड़े गैंग के अगर मेंबर्स हैं तो इसका क्या मतलब है? ये खौफ क्रिएट करना चाहते हैं, और ये क्रिएट करेंगे, उसी के बाद फिरौती, किडनैपिंग्स, लूटपाट जो है ये आराम से कर सकते हो, कॉमन आदमी डायरेक्टली अफेक्ट होता है। देखिए मेरे ख्याल से सम्राट जी का है ना, वो मोरठा कहते हैं, क्या कहते हैं, मुरेठा बांधने का वक्त आ गया। ये अपराध जब तक कम नहीं होगा तब तक हम मुरेठा बांधना चाहिए सम्राट जी। अब सम्राट जी बोले, चाहे विजय सिन्हा बोले, कड़ा कदम होगा, चाहे इस पर दोनों उप मुख्यमंत्री हैं या इस पर फिर मुख्यमंत्री खुद बोले, कोई तो बोलेगा, बोलना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। मैं आपको बिहार की कुछ और पॉलिटिकल खबरें इस बीच बता देता हूं, ये तो आज की बहुत बड़ी खबर बन गई, खैर इस पर आगे भी पूरा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। बिहार में लेकिन जो इससे पहले जो सबसे बड़ा विवाद था, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा बिहार के चुनाव में मुद्दा बनाने की जो कोशिश है, वो है इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट रिवीजन की एक्सरसाइज को। ये टॉपिक विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, उन्होंने इस पर मोर्चा खोला हुआ है। अब तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, और अब तो चुनाव आयोग पर खुलकर आरोप लगते हैं। चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनको लेकर सीधी टिप्पणी होती है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो आरोप लगा दिया गया और चैलेंज किया गया कि एक भी नाम वोटर लिस्ट से कटा तो उसका ब्यौरा हम खंगालेंगे, क्योंकि हमको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। लेकिन आप गौर किस बात पे कीजिएगा, बयान आपके सामने चलने वाला है तेजस्वी का, वो ज्ञानेश कुमार का नाम क्या लेते हैं और कैसे लेते हैं, आप सुनिएगा
और फिर हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या खास था। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है, और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे? एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है, और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा। चुनाव बड़ा महीन काम होता है, नेतागिरी बड़ा महीन काम है, और आप देखिए उन्होंने किया क्या। कितनी बार आपने उनके मुंह से मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुना? ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता, ज्ञानेश गुप्ता। ये 40 सेकंड के 1 मिनट के बयान में तो 3 बार हमने ही सुना दिया आपको उनके मुंह से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम आधा घंटा की होगी, तो उसमें जाने कितनी बार ज्ञानेश गुप्ता बोला होगा। मुझे नहीं मालूम था कि उनका नाम ज्ञानेश गुप्ता है, मैं ज्ञानेश कुमार ही जानता हूं। अखबार में भी ज्ञानेश कुमार छपता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो नीचे भी उनके वहां पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार ही लिखा होता है। अब वो ज्ञानेश गुप्ता है, चलिए तेजस्वी जी को पता चल गया, लेकिन ये गुप्ता इतनी बार क्यों अंडरलाइन किया है इन्होंने, ये बताएंगे सर आपको। ये पॉलिटिकल मैसेज है ना, सीधा सीधा सा दिख रहा है, क्योंकि बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है और जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये बताना चाहते हैं कि एक अपर कास्ट इलेक्शन कमिश्नर पिछड़ों के नाम काट रहा है, पिछड़ों के नाम काट रहा है। ये सीधा सीधा सा पॉलिटिकल मैसेज है, इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, वो इलेक्शन कमीशन का भी नाम ले सकते थे कि भाई इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, लेकिन वो सीधा अपना जो वोटर है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि एक अपर कास्ट ऑफिसर जो है वो पिछड़ों अब चले जब ये तो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी, मैं उनके जो असल मुद्दा है वोट वाला उसकी बात करता हूं। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ प्लीज बताइए। वहां जो गुप्ता होते हैं बिहार में वो पिछड़े, वो अगड़े नहीं होते, वो अगड़े नहीं होते हैं। ये मैसेजिंग कुछ और करना चाह रहे हैं वो, पता नहीं ये, क्योंकि बिहार, लेकिन ये तो एबनॉर्मल बात है ना, एबनॉर्मल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी चेक किया, उनका नाम ज्ञानेश कुमार है, जो उनका अपॉइंटमेंट जारी हुआ था उसमें भी ज्ञानेश कुमार है। तो मतलब ये तेजस्वी कहना क्या चाहते हैं, इसको कहना चाह रहे हैं किसी दिन कॉफी में डिकोड करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ भी कर सकते हैं, कहानी में भी। अरे लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही, आंकड़ों वाली बात, अब इस पर तो लेकिन ये सवाल, जब मैंने खबर सुनी थी वो जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा कल जारी किया, तो मुझे भी खटका था एक बार को। देखते हैं आप लोगों को ये बात कुछ अटपटी लगती है कि नहीं। 3-4 दिन पहले ये खबर आई, और ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस से खबर थी, ऑफिशियल खबर नहीं थी, जिसको उन्होंने कहा हम सूत्र को तो मूत्र समझते हैं, ये बयान इन्होंने दिया था। वो खबर क्या थी कि इतने % लोग मर गए हैं बिहार में, जिनके जो हमारे वोटर लिस्ट में हैं, इतने % लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, बिहार में नहीं रहते हैं, इतने % लोग का 2 जगह वोट बना हुआ है। आप उसका सारा परसेंटेज, बिहार में 7.9 करोड़ वोटर है, आप गुणा भाग कर लीजिए, वो संख्या आती है 35 लाख। हमने इस प्रोग्राम में आपको वो आंकड़ा दिया था। अब कल इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल एक डेटा आता है कि हमारी इस एक्सरसाइज में BLO जब घर घर गए तो 35 ही लाख लोग हमको घर पे नहीं मिले। और ये तेजस्वी यादव यही बात कह रहे हैं कि पहले सोर्सेस से 35 लाख, फिर ऑफिशियली किसी और वजह से फिर 35 लाख बताया कि हमको घर पर नहीं मिले। तो मतलब ऑर्डर, वो ये कह रहे हैं ऑर्डर है कि 35 लाख नाम काटने हैं। अब तेजस्वी जी का तो वो जाने, लेकिन मैं जो आंकड़े मेरे पास हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपने बताया 7.90 करोड़ वहां पर लोग हैं मतदाता, उसमें से जो 12 लाख हैं वो मृत पाए गए, है ना। ये कोई सोर्स से नहीं है, ये जितना 86-88% अब तक हो गया था कल तक, उसमें से, और
करीब 5.76 लाख जो मतदाताओं के नाम 2 जगह दर्ज पाए गए, क्योंकि इसमें जो हो रहा है ना 2003 के वोटर लिस्ट को ध्यान में रख के चुनाव मतलब वो बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, अपने आप दस्तखत कर रहे हैं, अपने आप भर रहे हैं। तो अगर वोटर लिस्ट 2003 में उसका नाम है तो उसके वेरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। उसको तो चुनाव आयोग कई बार कह चुकी, ना इसमें कोई सूत्र है ना इसमें कोई मूत्र है ना। तो और उसके अलावा इस तरह अगर आप देखेंगे तो 5.76 लाख, 1256 और इस तरह इन तीनों आंकड़ों को जोड़ने के बाद आपको 35.7 लाख मतदाताओं को 35 ही बनता है ना। हाँ। 31 लाख। अब आप कल वाला डेटा देखिए। 35.7 अब फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमको 35 लाख लोग घर में नहीं मिले। नहीं, घर में नहीं मिले कि 3 क्लासिफिकेशन भी तो बताया इलेक्शन कमिश्नर ने कि आप कुछ लोग मृत हैं, कुछ लोगों के 2 जगह हैं। वो इसके अलग है, वो अलग है, उससे अलग डेटा है। ये मैं आपको रीड आउट कर ये जो आपने डेटा दिया, एक मिनट, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये सब जगह हमने भी ये डेटा दिखाया था। सर 10 सेकंड, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये सोर्सेस से था, ये सोर्सेस से। कल ऑफिसर आ गया है ना सर, बाद में आया होगा जी का कल आप देखिए, इसे पढ़ लीजिए, फिर ये बाद में आया होगा। वो 71 लाख का कल जारी किया एक दिन बाद आया, सूत्र ने एक दिन पहले कल कल जारी कर दिया। ये देखिए ना, वही जो मैं बात कह रहा हूँ वही आप ये देखिए कि मतदाता सूची में 71,38,000 वोटरों का आपने ये लिखा है कि नाम कटेगा। आप ही लिख रहे हैं ना कि इनमें से 35 लाख लोग अपने आवासीय पते पर नहीं रहते। अपूर्व कुमार ने बताया कि 35 लाख पते पर 35 लाख अपने पते पर नहीं रहते और परमानेंटली शिफ्ट अलग है। वो ये कह रहे हैं कि 2 अलग-अलग दिन अलग अलग वजहों से सेम डेटा क्यों दिया इलेक्शन कमीशन ने। तेजस्वी यादव का सवाल ये है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी को तो विजय जी से जवाब दिलवा दीजिए। आप समीर जी बात पूरी कर लें। देखिए, अपूर्व कुमार जी ने कल बहुत स्पष्ट बोला कि 71 लाख लोग अभी तक जो उनका डाटा हुआ है, 88.65% चुनाव आयोग ने काम कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ 55 लाख लोग बाकी है जिनका गणना पत्र अभी चुनाव आयोग करेगा और चुनाव आयोग के पास अभी समय है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट बोला है कि जो 71 लाख लोग, जिसमें से 35 लाख अपने पते पर नहीं पाए गए, 12 लाख के करीब लोग का निधन हो गया है, कुछ लोग स्थायी रूप से बिहार छोड़कर चले गए, किसी का डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड होगा, इसका एक बार फिर हम होम टू होम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो 71 लाख हमारे इसमें आए तो अब उन्होंने 71 लाख वोटर को हम डिलीट कर देंगे। एक बार फिर हम इसका एक और विजिट होगा करने वाले हैं। और किसी लोग को ये लगता है कि उनका नाम रह गया है तो उनके पास पूरे 1 महीने का समय रहने वाला है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का, कि वो अपनी आपत्ति डॉक्यूमेंट के साथ दर्ज करा दे। उसके बाद 30 सितंबर को हम फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हर स्टेप पर चुनाव आयोग जो है वो कदम कदम में प्रॉपर काम कर रहा है। जो आलोक कोई एनोमली नहीं दिख रही है। नहीं, मुझे इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, मैं तो एनोमली पर जा ही नहीं रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अभी स्क्रूटनी का काम शुरू कर दिया फॉर्म का? अभी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तो से? फॉर्म ही आ रहे हैं। तो फॉर्म से कैसे पता चल रहा है कि ये इतने लोग मर गए हैं? ये सब ये तो स्क्रूटनी करोगे आप तब पता चलेगा ना। अभी तो फॉर्म भर के भेजे जा रहे हैं ना। आपने मुझे यहाँ पर हम 5 लोग खड़े हुए हैं, हम 4 लोग खड़े हुए हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने बता दिया कि इतने लोग इसमें जिंदा हैं, इतने लोग मरे हैं। कर दिया आपने। उनका कहना यह है कि बेलो विजिट में ऐसा पाया गया। नहीं नहीं, ये स्क्रूटनी तो होगी ना फॉर्म की, उसके बिना वो फेज 2 में सर इसे थोड़ा सा मैं बोलना सुन लीजिए ना। दूसरी बात, यदि ये सारा हंगामा क्यों हो रहा है, 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, उसके नतीजों में एनडीए और महागठबंधन के बीच 12,768 वोटों का डिफरेंस है। सही, 12,768 वोट, 0.03%। तो आप 35 लाख को निकाल दीजिए, चुनाव नतीजे जो करना हो कर लीजिए। मतलब एक अपरेंट पॉलिटिकल वो हो सकता है मैसेजिंग। 12,768 वोटों का डिफरेंस है। मतलब सर आप ये मान रहे हैं कि 35 लाख सब बीजेपी और जेडीयू? नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक मैसेज तो है ना। 12,768 वोट का डिफरेंस है एनडीए और महागठबंधन के 2020 के इलेक्शन नतीजों में। और यदि किसी का भी हो, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन 35 लाख वोट आप काट देंगे या 15 लाख वोट काट देंगे, या अभी तो पता नहीं है। और मेरे को तो अभी ये नहीं समझ आ रहा कि जब स्क्रूटनी नहीं हुई तो ये फिगर कहां से आया। और आप जो कह रहे हैं कि अनऑफिशियल, क्या वो तो आप ही तो ब्रीफ कर रहे हो उनको। सौरभ जी लेकर आगे क्या नंबर? हाँ, नंबर वहीं से आया, वहीं से, लेकिन ऑफिशियल चैनल से नहीं आया। हाँ, देखिए मतलब इसका मतलब आप सामने नहीं आ रहे हैं, बाकी तो ब्रीफ तो आप ही कर रहे हैं। थोड़ी सी सर गलत बात चली जाएगी अगर मैं नहीं बोलूंगा तो, कि स्क्रूटनी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि डाटा फीडिंग नहीं हो रही है। ये जितने भी फॉर्म भर के आ रहे हैं वो साथ के साथ रियल टाइम पे फीडिंग हो रही है। चलिए ठीक सर, तो आप उससे निकाल सकते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं। अब जरा मटन और बिरयानी की बात कर लें। ये भी मुद्दा है चुनाव में। सावन में आप मटन की बात करेंगे? सावन में मटन भी चला और बिरयानी भी चली। पिछली बार तेजस्वी जी ने मतलब मछली खा ली। तस्वीरें दिखाता हूं आपको मैं, बिहार के चुनावी फिजा में कहां मटन पार्टी और बिरयानी की पार्टी हो रही है, आपको दिखाते हैं।
नेताओं को यकीन है कि मुर्गा मटन खिलाओ और वोट इससे भी पक्का हो सकता है। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जेडीयू के सांसद ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने एक रैली की और रैली के बाद पार्टी दी। वहां मटन भी बना था और सावन का वेज खाना भी बना था। अब लेकिन मटन पार्टी सावन के महीने में होगी और अगर आपने इस पर कभी बवाल किया होगा, बीजेपी ने किया हुआ है, आज आप उनके साथ हो तो वो सूद समेत चुकाया भी जाएगा। तो आप उसमें ललन सिंह की रैली के बाद वो खुद ही कैसे न्योता दे रहे थे लोगों को, आपको सुनाता हूं। भोजन बनल हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो करो। अच्छा, उसकी तस्वीरें भी हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं। ये जहां मटन वो बिरयानी कहते हैं, मटन भात का भोज हुआ है। अब मांस भात। अब वैसे ललन सिंह ने कहा कि दोनों टाइप का हमने खाना रखा हुआ है। जो सावन में वेज खाते हैं उनके लिए सावन का खाना है, जो खाना चाहते हैं मटन उनके लिए है। लेकिन ठीक आपने याद दिलाया, तेजस्वी यादव लालू यादव ने राहुल गांधी को मटन बना के खिलाया था, उसकी भी तस्वीर आ गई थी। तो कितना हंगामा बीजेपी ने किया था। तेजस्वी ने भी खाया था सर, आपको याद हो गाड़ी तेजस्वी ने नवरात्रों में मछली खाई थी। ठीक है। और राहुल और लालू यादव ने सावन में मटन खाया था। अब कांग्रेस कह रही है, अच्छा इस पर वैसे आपको अजीब लगेगा लेकिन इस पर आरजेडी नहीं बोली, इस पर बोली कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाई धर्म के ठेकेदारों शर्म करो, सावन में मटन खाते हो। अब एक और, ये तो मटन की बात हुई, बिरयानी में मैं आपको बता रहा था, 2 दिन पहले बिहार में प्रशांत किशोर की एक रैली थी, वहां भी बिरयानी और मटन चला। रैली में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को नॉनवेज खाना परोसा गया। इसके बाद प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ उमड़ी भी, और जो भीड़ उमड़ी वो खाने पे भी टूट पड़ी। प्रशांत किशोर की रैली बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के बहादुरगंज इलाके में हो रही थी। तो यहां भी बिरयानी मटन का सहारा उन्होंने लिया और लोगों में उसका एक चाव दिखा भी। लेकिन बात पीके ने फिर इसके बाद की पॉलिटिकल, और बात उन्होंने शुरू की ओवैसी से और कहा किसी बाहरी को हम यहां नहीं आने देंगे। मतलब बिहार के मुसलमान का वोट बिहार के ही नेता को मिलेगा। बिरयानी तो क्यों नहीं बटो की क्यों ये चीज देखा तो मीडिया पे मत डालिए ना। तो ये देखें साहब, दोनों जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं। सर, है कोई इशू बिहार में? देखिए सर, ये निश्चित रूप से मतलब एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई ललन सिंह बड़े नेता है, जेडीयू के अध्यक्ष रहे, नीतीश जी के बड़े करीबी रहे, अब बाद में उनको अध्यक्ष पर से हटा दिया, लेकिन केंद्र में मंत्री भी है वो। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से लालू और जब राहुल गांधी का मामला आया था, जिस समय साहनी और तेजस्वी यादव का हवाई जहाज पर हेलीकॉप्टर में खाते हुए मामला आया था और जिस समय हमला हुए थे, तो निश्चित रूप से ये एम्ब्रेसिंग सिचुएशन रहेगी। लेकिन ठीक है, बिहार की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति में मटन और चिकन बहुत चलते हैं। अब महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तो एक नेता तो चुनाव हार गए, चुनाव के पहले उन्होंने बढ़िया मटन चिकन की पार्टी थी, उन्होंने पर्ची भी साथ में काट के दे रहे थे, 30 दिन तक आपको रोज मटन इस दुकान से मिलेगा, लेते रहना मुझे वोट देने के बाद। कौन थे ये? एक नेता थे वहां के शिवसेना के, वो चुनाव हार गए, बिहार के लोगों को चुनाव हार गए तो उन्होंने वो सारी पर्चियां कैंसिल करवा दी। तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने तो 10 ट्रक मुर्गे मंगा लिए थे कि भाई अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो रोज आपको एक मुर्गा मेरे घर से लेकर जाना। इस तरह की तो होता रहता है।